हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज है 2 फरवरी 2021 और 2 फरवरी को द हिंदू में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए होंगे आज हम उनको डिस्कस करेंगे और उनका हिंदी में रूपांतरण भी देखेंगे तथा आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे दी जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि कल हमारा बजट पेश किया गया, जिसमें जिस हिसाब से लोगों को उम्मीदें थी ये कोविड-19 के बाद क्या बजट पेश करेगी, सब लोग टकटकी लगाए बैठे थे। लेकिन हमें लगता है कि उस हिसाब से बजट नहीं आया है। बजट अब जिस तरह से बताया गया, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे कि इस तरह से ग्रोथ करेगी, तो ये इकोनॉमी जो है हमारी इस तरह से बूस्ट करेगी, ये करना है वो करना है। तो यहाँ पे हमें नहीं लगता कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत थी। यहाँ पे लोगों को बुनियादी चीज़ें दी जानी चाहिए थी इस बजट के माध्यम से, जिससे इस समय जो कठिन दौर जो चल रहा है, लोग इकोनॉमी बुरी तरह से टूटी हुई है, प्लस जॉब और खाने पीने की जो ज़रूरत, जो मेन ज़रूरत है रोटी कपड़ा और मकान, वो लोगों को इस समय दिए जाने चाहिए। मकान छोड़िए, आपको रोटी कम से कम ऐसा बजट लाना चाहिए था जो अच्छे से लोगों को रोटी खाने में कोई दिक्कत व्यवधान न उत्पन्न करे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ बजट का। बजट में जो चीज़ें मेन है मैं उनको बता देता हूँ। जैसे हेल्थ हेल्थ सेक्टर पे इन्होंने बताया कि 137% हमने ज़्यादा खर्च किया है। दूसरी बात, इन्होंने जो विनिर्माण जो क्षेत्र है उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे लोहा हुआ, पेंट हुआ और सब जो सामान है वो इन्होंने सस्ती कर दी। प्लस इसके बाद जो मेन ज़रूरत थी आदमी की, रोटी, रोटी के जगह इन्होंने दाल महंगे कर दी, तेल महंगे कर दिए। प्लस इसके साथ सबसे ज़रा ज़रूरी चीज़ है, इस समय बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, आप भी मोबाइल का यूज़ कर रहे हो। प्लस इसके बाद जो जॉब कर रहे हैं उनका वर्क फ्रॉम होम हो गया है। तो इस समय इन्हें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पे ड्यूटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे अब ये प्रोडक्ट जो आप खरीदना, जो अभी 10,000 में मिल रहे थे, वो आपको 11-12 हज़ार तक मिल सकते हैं। क्योंकि इन्होंने ड्यूटी बढ़ाई है कि चाइना से जो सामान आ रहा है उसको हम कम करें और आत्मनिर्भर बने। लेकिन आत्मनिर्भर बनने का ये समय नहीं है। रिस्क लिया जाता है, लेकिन रिस्क ऐसे टाइम पे लो कि जब आप उस कंडीशन में हो कि हम रिस्क ले सकें। पता चले कि हालत वैसे ही ख़राब है, रिस्क लेके और हालत बिगड़ गई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यही है कि इन्होंने जो अभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो महंगे कर दिए, रोज़गार पे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। इन्होंने बस ये जो रोज़गार है, ये बस जो विनिर्माण इकाई में जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक जो जाते हैं प्रवासी, उनके लिए इन्होंने कुछ वो किया कि मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा तो इन लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। वैसे कोई रोज़गार का प्रावधान नहीं है। इन्होंने बताया कि जापान में ये जो स्किल हमारे जो छात्र हैं जिनके अंदर स्किल नहीं होती, ये इनको स्किल डेवलप करने के लिए जापान से समझौता कर रहे हैं, यूएई से समझौता इन्होंने किया है और देशों से समझौता किया है। तो ये सब इन्होंने किया, लेकिन ज़रूरत थी हमें एक ऐसे बजट की जो लोगों को रोटी कपड़ा मकान और प्लस इसके बाद अच्छा पानी, अच्छी चिकित्सा और सब चीज़ें दे सके, जो एक कल्याणकारी राज्य करता है। तो आप जब भी इन चीज़ों को देखो तो भारत के संदर्भ में धारणा क्या रखनी चाहिए आपको कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप एक सिविल एस्पायरेंट हो या किसी भी सेक्टर में जाते हो गवर्नमेंट के, तो आपका क्या लक्ष्य है? आपका लक्ष्य है कि आपके माध्यम से, जिस विभाग में आप हो उस विभाग के माध्यम से अधिक जनता का कल्याण करना। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जो आर्टिकल्स हमारे। तो एक पहला आर्टिकल है कैरिंग ओवर फिजिकल कंजर्वेटिज्म, और फिर आया है हमारा गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, और फिर एक है डिस्पाइट सम हिट्स द बजट हैज़ क्रूशियल मिसेस। तो यहाँ पे देखिए, जो राइटर्स हैं, राइटर ये बता रहे हैं, इन्होंने सब राइटर ने बता रखा है कि जो ये हेल्थ सेक्टर में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं 137%, तो 137% पूरा नहीं इन्होंने हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। इन्होंने अच्छा पानी पीने के लिए जो नल से जल की योजना है, उसके लिए भी इन्होंने 50,000 करोड़ का बजट रखा है, जो जिसे उन्होंने हेल्थ बजट में ही जोड़ दिया है। तो इस तरह से आप हेल्थ बजट को अगर बढ़ाओगे तब 2 लाख करोड़ का वो 10 लाख करोड़ हो जाएगा। लेकिन राइटर ये बोल रहे हैं, जो आर्टिकल इन्होंने लिखा है, कि यहाँ पे इसको इससे अलग रखना चाहिए था। प्लस इन्होंने कुछ स्पेशल सेस लगाए हैं। तो सेस देखिए क्या होता है कि जो एक सेक्टर पर लगाया जाता है, सेस जो होता है, जैसे मान लो कोई प्राइवेट, मान लो आप जॉब करते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप इनकम टैक्स भर रहे हो, तो वहाँ पे एक लग जाता है सेस, बोलते हैं सेस, आपने कई बार नाम सुना होगा। सेस में क्या होता है कि मान लो एजुकेशन पे सेस लगा दिया, तो वो जो आपके अकाउंट से जो मनी कटेगा जो इनकम टैक्स में से, वो जो पैसा सेस के रूप में कटेगा, वो बस उसी क्षेत्र में जाएगा जिसके नाम पे वो सेस लिया गया है। एजुकेशन पे लिया गया है तो वो पैसा बस कहाँ खर्च होगा? एजुकेशन पे।
हेल्थ सैनिटेशन के लिए लिया गया है, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए, तो ये पैसा कहाँ कटेगा, उसी क्षेत्र में इन्वेस्ट होगा। तो ये सेस यही होता है। तो इन्होंने सेस भी लगा रखा है, प्लस इन्होंने रोजगार पे बात नहीं की। और दूसरी बात है, और जो फूड सब्सिडी थी जो इन्हें बढ़ा के देनी चाहिए थी, जिसके लिए इन्हें बजट इसमें बढ़ाना चाहिए था, उसको इन्होंने घटा दिया। प्लस इसके बाद लोगों की जॉब चली गई है। तो ये अभी 2 दिन पहले मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें मनमोहन सिंह और चिदम्बरम ने बोला था कि 53% लोग थे जिन्होंने 2019 के मुकाबले 20 में आवेदन किया, किसमें, मनरेगा में। 53% ज़्यादा लोग, 53% ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है इसमें। मतलब सोचिए बेरोजगारी किस हद तक बढ़ गई है। वहाँ इन्होंने यही एक साधन था जिसके माध्यम से लोगों को घर पे बैठे, जो असंगठित क्षेत्र हो चाहे जो भी क्षेत्र का मजदूर हो, पढ़ा लिखा है चाहे ना पढ़ा लिखा है, वो अपना रोजमर्रा के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो इस रोजगार के माध्यम से खरीद सकता था। लेकिन उन्होंने यहाँ पे इसमें जो पैसा है वो बजट में कट कर दिया इसके लिए। ये मुझे नहीं समझ में आया। प्लस इसके बाद जो फूड सब्सिडी इन्होंने घटा दी, और प्लस इसके बाद जो इनकम टैक्स है, क्योंकि देखिए कोविड-19 और इकोनॉमी के चलते बहुत लोगों की खस्ता हालत हो चुकी है, और यहाँ से लोगों के जेब से पैसा काटना, इनकम टैक्स में जो मध्यम वर्ग है उसको छूट नहीं दी गई, क्योंकि इस समय इन्हें छूट देनी चाहिए थी इनकम टैक्स में। और इन्होंने दिया कि 75 साल से ऊपर जो है उन्हें क्या करेंगे, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न से छूट दी जाएगी। तो ये है। और दूसरी बात, इन्होंने जो पीएफ जो जमा करते हैं, भविष्य निधि, जो टैक्स पेयर्स हैं जो अपनी भविष्य निधि जमा करते हैं, उसमें से अगर वो 2.5 लाख 3 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी ये क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे। तो इतना इन्होंने सब कुछ सोच रखा है, जिसको निचोड़ना है अच्छे से निचोड़ लो। तो ये बजट अभी, और जितने इकोनॉमिस्ट हैं बड़े वो भी बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से लोगों ने सोच रखा था कि हमारे लिए आएगा, वैसे कुछ आया नहीं। एक काम इन्होंने और कर दिया कि जो जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको 15 साल के बाद उनका जो सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा मेंटेनेंस का तो उसे काट पीट के हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बात ये है, कल नितिन गडकरी जी बोल रहे थे कि यहाँ पे अगर मान लो आप मैंने स्कूटर लिया था 30 साल पहले, वो 32 का एवरेज देता था जब मेरा था, 15-20 साल पहले। आज की जो स्कूटर हैं वो 80 का एवरेज देते हैं, 90 का देते हैं। तो यहाँ पे आपका पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। प्लस इसके बाद दूसरा, वो जो हमारा क्रूड ऑयल है, जो तेल आयात आता है, वो भी कम होगा। तो हमारा एफडीआई ये सब वो बता रहे थे। तो यहाँ पे आप ये सोचो ना, आपकी कैपेसिटी, आप खरीद सकते हो नया स्कूटर, लेकिन गरीब आदमी जो 2-4-10 रुपए लगा के किसी तरह पूरे ज़िंदगी की मेहनत करके 10 साल 12 साल पुराना वाहन खरीद लेता है कि चलो मेरी फैमिली, मुझे आराम रहेगा, मैं कृषि कार्य कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से पहुँचाने में आराम रहेगा, अगर उसका वाहन आप काट दोगे, क्या ये सही है? तो इस तरह से सरकार को, अगर आप ये कर रहे हो तो आपको ऐसे क्षेत्रों में किसानों या जो वैसे लोग हैं जो वंचित हैं, उन्हें आपको सब्सिडी भी तो देनी चाहिए अच्छी खासी, जिससे उन्हें इससे क्या हो, इस पे ज़्यादा बोझ न पड़ सके। इस तरह से नई नीतियाँ लाना, ये आप डेवलप्ड कंट्री में ला सकते हो, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में, जो विकासशील देश हैं और अविकसित देश हैं, वहाँ पे ऐसी नीतियाँ नहीं उतनी ज़्यादा चल पाती और लोग इसके विरोध में हमेशा रहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अपना जो आर्टिकल है हिंदी में क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये है, हाँ, तो कोविड-19 के महामारी के कारण हताहत हुए भारतीयों को विश्व में अनेक समस्याओं की तरह नवीनीकरण की तलाश में है। मतलब देखिए, जो कोविड-19 जो पेंडेमिक अभी गुजरा है, महामारी जो अभी है, गुजरा नहीं, आप बच के रहिएगा, क्योंकि महामारी जो है ये कभी भी स्पेनिश इन्फ्लुएंजा और जो भी फैले थे, इन्होंने फिर से दोबारा अटैक किया था। तो इस तरह से देख के आप अपने आप को सुरक्षित रहो। तो ये बोल रहे हैं कि जो महामारी थी, इसके कारण जो सबकी जॉब गई, सब लोग बेरोजगार हुए, खाने पीने को नहीं था, तो उन्हें बजट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा किया नहीं गया। उसी जो पुराना ढर्रा चल रहा था उसी ढर्रे पे ये चलते रहे। जिस तरह से 2021 के वार्षिक बजट से उम्मीद की गई थी, वह सभी मुसीबतों का हल नहीं निकला। परिवर्तन भी संभव लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से महामारी और लॉकडाउन ने सिकोड़ दिया सब, मतलब लॉकडाउन लगाए, कई लोग बर्बाद हो गए। प्रवासी मजदूर जो आए, जो बिजनेसमैन थे, जिन्होंने छोटा छोटा उद्यम शुरू किया था अभी कि हम इससे आगे चल, लोन ले रखा था, उनकी लोन के जो टेन्योर से बढ़ती गई। 3 महीने आप बंद कर दें, 3 महीने के बाद तो उन्हें लोन देना होगा। प्रवासी श्रमिक जो थे, अब मालूम किसी ने मुंबई में खोल रखा है कारखाना, 4-6 लोग काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश बिहार के। अब लॉकडाउन लगा तो वहाँ पे क्या हुआ, सब चीज़ें बंद हो गई, वो चले गए घर। उन्होंने लोन ले रखा था। अब ये मजदूर जो मुंबई और यूपी और बिहार के, मुंबई जाने से डर रहे हैं, उन्हें वहाँ उतने मजदूर अच्छे मिल नहीं पा रहे हैं। तो क्या होगा, वो जो इंटरेस्ट है उनका, लोन 3-4 महीने आपने छूट दी, उसके बाद तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनके ऊपर लोड बढ़ेगा कि नहीं। इस तरह से छोटे उद्यम होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं इस समय। परिवर्तन भी संभव लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से महामारी और लॉकडाउन ने सिकोड़ दिया सब। सरकार न केवल रिकवरी में तेजी ला सकती है, बल्कि
उपेक्षित स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर भी ध्यान आकर्षित कर सकती है और महामारी द्वारा हुए गरीबों की क्षति का निवारण कर सकती है। जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो सिग्नल्स हैं, जो विवाद के मुद्दे हैं, वो हैं 2020 के अंतर्गत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कहा गया कि बजट जैसा पहले कभी नहीं होगा, किंतु बजट के अनुभव से ऐसा एहसास नहीं कराया। मतलब वित्त मंत्री ने दिसंबर में ही बोला था कि जो बजट होगा वो लाइक नेवर बिफोर, मतलब पहले जैसा नहीं होगा। अब इसीलिए लोगों को ज़्यादा उम्मीद थी कि वित्त मंत्री ने बोला है तो ज़रूर कोई इस बजट में खास बात होगी, या तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे कोई प्रावधान होंगे कि लोगों को एक तय, मतलब जो इंडिया में जो 18 साल से ऊपर उन्हें बेरोजगार हैं, उन्हें एक तय रकम हर महीने उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी जब तक ये इकोनॉमिक रिकवरी ना हो सके। इस तरह का जो था वो न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाया गया। दूसरी बात, मनरेगा से जो काट लिया, जो बजट कट किया गया, प्लस इसके बाद लोगों के रोजगार संबंधी कोई चिंताएं उसमें वो नहीं देखेंगे कि मतलब जो रोजगार था, सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का है। बहुत 10-20 सालों में सबसे ज़्यादा ये बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। पॉपुलेशन बढ़ रही है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, सरकार क्या कर रही है, कट कर रही है वहाँ से। अतिरिक्त व्यय इस बजट में शामिल किया गया केंद्र सरकार द्वारा, जबकि पिछले वर्ष यह जीडीपी का 1.5% था। मतलब जो अलग से जो व्यय था इन्होंने बढ़ा दिया और सब जोड़ जाड़ के, मतलब कुल मिला के बजट आप देखो तो किसको फायदा पहुंचा रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उनको ये फायदा पहुंचाएगा, वो भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। कई प्रोत्साहन पैकेजों को मिनी बजट के रूप में देखा गया और यह तर्क दिया गया कि इस श्रृंखला में सिर्फ एक और कार्यक्रम देखा जाना था। मतलब जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना जो आई थी उसमें इन्होंने 20 लाख करोड़, हल्ला बहुत ज़्यादा मचा, 20 लाख करोड़, लेकिन एक भी रुपया किसी को न मिला। मतलब एक इन्हें छोटा सा, तो मान लो आप अगर खर्च करते यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, तो आपका 3 से 4% लगेगा, लोगों को 7,640 रुपया दिए जाएंगे 2011 की जनगणना के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाया। बोले 10% खर्च कर रहे हैं हम जीडीपी का, लेकिन 1 रुपया नहीं दिखा कहीं। इन्होंने लोन बांटे, लोन लेके कौन खर्च करता है, गरीब आदमी कतई नहीं करेगा। जो असंगठित क्षेत्र है वो आदमी कहाँ से लोन लेकर खर्च करेगा, बैंक लोन ही नहीं देगा उसको, और लोन लेके कोई खर्चा नहीं करता। सब मिलाकर देखो तो बजट 2020-21 की तरह राजकोषीय घाटे को आगे ले जाना लगता है। इस वित्तीय वर्ष में जब संकट की मांग यह है कि खर्च ज़्यादा करना है, तो केंद्र सरकार द्वारा इसे सिर्फ 13.4% बढ़ाया जाता है। मतलब इस समय ज़रूरत क्या है, इस समय ज़रूरत है कि आप फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं उनको जो कह रहे थे इन पे हम बैन करेंगे, हम देश में बनाएंगे, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, ये सही बात है। लेकिन आप समय की मांग देखो, समय की मांग क्या है, जो डिमांड ऑफ टाइम है वो क्या है इस समय, वो क्या है इस समय, वो है रोजगार, लोगों को खाद्य सुरक्षा, लोगों के जीवन निर्वहन के लिए एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, एक जल, एक अच्छी रहने की जगह, ये जरूरी है। तो आप इस पे फोकस करो। इस असाधारण संकट के बावजूद सरकार ने राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण लगाने के लिए अपने कुल खर्च को कम रखा है। रेवेन्यू बेस इरोजन, कारपोरेट कर में कटौती करना 2019 में और उसको वस्तु एवं सेवा कर पर राजस्व व्यय के बढ़ाने का आरोप लगाना सही नहीं है। मतलब इन्होंने जो कारपोरेट जो सेक्टर है उसमें जो टैक्स में इन्होंने कटौती की इन्वेस्टमेंट को लेकर के, वहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि जीएसटी की वजह से, मतलब जो हुआ है, हमने जीएसटी में जो कटौती की है जनता को फ़ायदा देने के लिए, वहाँ से सब हमें घाटा हो रहा है। लेकिन ये सही बात नहीं है। आपने ही जीएसटी 2017 में लेके आया और बोला कि हम जो स्टेट है उनको कंपनसेशन दे देंगे 2022 तक। मतलब जो अगर स्टेट का कर का जो संग्रहण है, अगर उस संग्रहण में कमी होती है तो हम उसका कंपनसेशन मतलब हर्जाना देंगे इनको। लेकिन ना आपने वही किया कोरोना के समय में, ना आपने कुछ किया। आपने थोप दिया कि जीएसटी में जो हमने छूट दी, जैसे कितनों को टैक्स स्लैब से 28 से 11 लाया, 11 से किसी को 0% में किया, तो उसकी वजह से हमें ये नुकसान हुआ, जबकि ये सही बात नहीं है। कोविड-19 से पहले सरकार द्वारा यह बताया गया कि सरकार के राजस्व में मामूली बढ़त होगी 2020-21 में। 2019-20 में यह 16.8 लाख करोड़ था तथा 2020-21 में 20.2 लाख करोड़। मतलब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि कोविड-19 से पहले सरकार द्वारा यह बताया गया कि सरकार के राजस्व में मामूली बढ़त होगी, लेकिन 2019-20 में यह 16.8 लाख करोड़ था और 2020-21 में 20.2 लाख करोड़। जबकि संशोधित अनुमान यह बता रहा है कि राजस्व असल में 15.6 लाख करोड़ रुपए गिर चुका है। मतलब जो इन्होंने बताया है उसका उल्टा चल रहा है। राजस्व जो था
वो जो इनका कलेक्शन था वो 1506 लाख करोड़ रुपए गिर चुका है। यहाँ तक कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी विनिवेश का एजेंडा था, जो 2.1 लाख करोड़ तक का गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों का पूर्ण रूप से असफल रहा। ये बस कुल मिलाकर 32,000 करोड़ ही रहा। इन्होंने अभी देखिए LIC का, एयर इंडिया का, सबका जो था विनिवेश इन्होंने करना शुरू कर दिया। मतलब ये शेयर बेच रहे हैं और वहाँ से जो पैसा है वो कैसा है, इनको डायरेक्ट मिला है। मतलब जैसे मान लो आप अपने कोई सामान है, आपके पास ज़मीन है, आप उस पर खेती करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन बाद में आपको थोड़ा घाटा हुआ मौसम की वजह से, नहर और कुछ भी उसकी वजह से, तो फिर आपने क्या किया, उसको ज़मीन को बेचने लगे। तो ज़मीन बेचने के बाद जो आपको पैसा मिला, मान लो आप 1 बीघा ज़मीन 20 लाख में आपने बेच दी, आपकी 1 बीघे ज़मीन तो चली गई, आपके पास मिले कितने रुपए, 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए कैसे, गैर ऋण है, मतलब उस पर वो लोन नहीं है, वो आपको मिल गए एक बार। लेकिन आप ये सोचो, वो 1 बीघा जो ज़मीन थी, क्या वो उपजाऊ नहीं हो सकती? अगर आप उसमें ढंग से करो, आप उसमें थोड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लो, थोड़ा सा जो कुछ छोटे मोटे छोटे से इंडस्ट्री टाइप में लगा लो, जहाँ पे आप छोटे मोटे डिब्बे उब्बे बनाओ। मतलब आप खुद सोचो कि उस ज़मीन से आपकी वो ज़मीन भी रह जाती, प्लस इसके बाद आप उससे अच्छी अर्निंग भी कर लेते, तो आपकी क्या थी, एक एसेट हमेशा के लिए बनी रहती। दूसरी बात, वो जो ज़मीन थी वो वहाँ पे आप छोटे मोटे इंडस्ट्री लगा अपना खर्चा भी चला सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन अब आप सोचो, आपने उस ज़मीन को बेच दिया 20 लाख रुपए में। अब वो 20 लाख, वो तो एसेट चली गई आपकी, अब ये 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए, आपके अकाउंट में आ गए। अब आप यहाँ से कितना, मतलब क्या कर सकते हो कि ये 20 लाख रुपए आपके 50 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए? ये कुछ नहीं हो सकता। इससे ये पैसा क्या है, जो पैसा है वो एसेट तो चले गई, ये पैसा है ये बैंक यूज़ करेगा अपने फ़ायदे के लिए। आप कोई घर में मान लो कोई बीमारी आ गई, किसी को कुछ हो गया या शादी पड़ गया, आप वो पैसा कहाँ करोगे, उसमें खर्च कर दोगे, वो एसेट भी ख़त्म, ये पैसा भी ख़त्म। तो इस तरह से जो अर्थशास्त्री हैं वो विनिवेश के खिलाफ रहते हैं हमेशा। लेकिन सरकार का मानना है कि हम विनिवेश करेंगे तो ये अगर निजी क्षेत्रों में गया तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से ये बहुत अच्छा, मतलब आगे ये प्रोग्रेस करेगा, यहाँ पे लोग रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। हाँ, ये सही बात है कि प्राइवेट में रूल रेगुलेशन टाइट है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से काम करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि अभी मान लो आपको फ्यूचर में कोई ऐसी विपदा आती है या कुछ भी आता है, आपको अगर झेलना पड़े और उस सेक्टर ने लाभ कमाना शुरू कर दिया, जैसे कोरोना के समय में किसने किया, हेल्थ जो हॉस्पिटल थे निजी, आपने कर दिया, निजी क्षेत्रों के जो अस्पताल थे उन्होंने क्या किया, आपको बस एक बेड देने का और एक वेंटिलेटर देने का, इन्होंने एक रूम देने का 15-15 लाख रुपए तक लिया है। गरीबों को कोई सुविधा नहीं थी वहाँ पे बस क्या किया गया, इन्होंने बस अमीरों से पैसे लिए, उन्हें सुविधाएं दी। तो इसी तरह होता है, आप विनिवेश करने से यही समस्याएं हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र जो हमेशा किस पे फोकस करता है, वो हमेशा अपने लाभ के ऊपर केंद्रित रहता है। और इन्होंने यहाँ तक ये कर दिया प्राइवेट सेक्टर ने, जो प्रीमियम राशि थी बीमा की, इन्होंने उसमें कोरोना का भी प्रीमियम ऐड कर दिया। मतलब जो 10,000 रुपये साल दे रहे थे इंश्योरेंस का, उन्होंने 25%, 50% में बढ़ाया, 10,000 दे रहे थे, उन्होंने 12,500, 15,000 रुपये प्रीमियम दिए, 5,000 इन्होंने प्लस कर दिया कोरोना का। तो उन्होंने बहुत लूटपाट की है। तो इस तरह से ये विनिवेश करना सही नहीं है। तो इन्होंने बताया कि अगर हम विनिवेश करते हैं तो 2.1 लाख करोड़ हमें मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्हें बस 32,000 करोड़ रुपए ही मिला। अगर खर्च के महत्व के साथ बढ़ाया जाए तो व्यय के मुद्दे को कम किया जा सकता है। सरकार इस इच्छा शक्ति के साथ काम नहीं कर रही है, जो खर्च की आवश्यकता से कम कर रही है। मतलब देखिए, राइटर ये बोल रहे हैं कि आप जो खर्च करो वो ऐसा करो कि जिसकी इम्पोर्टेंस है, मतलब इस समय जो ज़रूरी है वो खर्च करोगे तो वो देखो, जैसे आप मान लो कहीं जाते हो तो आपको लानी है दवाई अपने घर के लिए, आप गए दुकान पे, 100 रुपये ले गए बाहर दुकान पे, वहाँ पे आपने क्या किया, दवाई लेने की जगह आप चाट समोसे खा रहे हो, पकौड़े खा रहे हो, जब तो वो आप खर्च कर रहे हो, अपना पेट भर रहे हो। लेकिन आपको क्या लानी थी दवाई, आपके पास मान लो 10 रुपये बच गए, और उस दवाई की कीमत है 30 रुपये, तो आपको 20 रुपये किसी से उधार लेने पड़ेंगे ना। तो यही बोल रही है, ये राइटर यही बोल रहे हैं कि आपको खर्च जो वो टाइम के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अब उस समय अगर आप दवाई लेके आते 30 की, तो 70 रुपये आपके पास पॉकेट में रहते, 30 की दवाई रहती, लेकिन आपने खा के अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचाया, चाट पकौड़े और ये जो फास्ट फूड है। दूसरी बात, आप दवाई भी नहीं ले पाए, 20 रुपये आपके ऊपर उधार चढ़ गया। तो यही बोल रहे हैं कि खर्च को महत्व के साथ किया जाना चाहिए, जिससे वो व्यय क्या होता है, वो तार्किक व्यय होता है, मतलब तार्किक व्यय करें। जो सरकार का कुल खर्च 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में केवल 0.95
5% बढ़ा है, भले ही यह अनुमानित वार्षिक बजट के संदर्भ में 14.5% रहा हो। अनवाइंडिंग सपोर्ट मेजर्स। इस साल के वार्षिक बजट में अनुमान था कि मनरेगा के ऊपर 1,11,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि यह सिर्फ 61,500 करोड़ रुपए रहा, जो कि 2019-20 की तुलना में 71,687 करोड़ रुपए से भी कम है। मतलब 19-20 में क्या क्या था कि इन्होंने 71,687 करोड़ रुपए खर्च कर दिए मनरेगा के ऊपर, लेकिन जब समय की डिमांड ऑफ टाइम था इस समय कि हमें मनरेगा में ज़्यादा पैसा देना चाहिए, जिससे जो गांव में श्रमिक हैं, जो गांव में लोग फंसे हुए हैं असंगठित क्षेत्र के, जो किसान भी मान लो बदतर हालत में है, तो वो भी जाके अपना इस क्षेत्र में काम करके पैसा कमा सकें। तो यहाँ पे इन्होंने इसमें भी पैसा काट लिया, पिछले साल से भी इन्होंने कम दिया, लगभग 10,000 करोड़ पिछले साल से कम दिया, जबकि इस पर कई परिवारों की आय टिकी हुई है। जब यह करने का कोई कारण भी नहीं था, क्योंकि अर्थव्यवस्था खराब प्रदर्शन कर रही है। यह समान जो था इन्होंने खाद्य सब्सिडी के भी अंतर्गत किया, जो कि 2020-21 में 4,22,618 करोड़ था, वह 2020-21-22 में 2,82,836 करोड़ रुपये हो गया। इस समय लोग के खुद ही जेब ढीली पड़ी है। दूसरे इन्होंने खाद्य सब्सिडी जो देते थे वो भी इन्होंने कम कर दी। इन्होंने कितनी कर दी? आधी कर दी। मतलब जो 20-21 में इन्होंने दिया था वो 21-22 में उन्होंने आधा कर डाला। यह अच्छा रहा कि सरकार ने कोविड महामारी से सबक लेते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में 21-22 में 2,23,846 करोड़ रुपए कर दिया, जो 2020-21 के 137% अधिक है। 2020-21 में कितना था? ये था 94,452 करोड़। सरकार ने पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय बढ़ाते हुए 2021-22 में 5.54 लाख करोड़ रुपए कर दिया, जो 2020-21 में 35% अधिक है, 4.12 लाख करोड़ रुपए था। मतलब 20-21 में जो हमारा पूंजीगत वस्तुओं पे जो व्यय था तो वो कितना था? वो 4.12 लाख करोड़ था, जबकि 21-22 में 5.5 लाख करोड़ हो गया। देखिए, पूंजीगत वस्तुएं और उपभोग वस्तुएं, तो जो दो वस्तुएं होती हैं, तो पूंजीगत वो है जिससे कैपिटल पैदा की जा सके। मतलब आप जैसे मान लो कोई ज़मीन है, वहाँ पे आप उससे उत्पादन करके बेच सको, तो वो क्या है? उसको आपने मतलब उससे कैपिटल से कैपिटल, मतलब पैसे से पैसा बनाना, क्या है? पूंजी है। और आप लेके पैसा उड़ा रहे हो, क्या? उपभोग है। तो सरकार हमेशा जो हमारी है विकासशील देश, चाहे विकासशील देश हो या अल्पविकसित या अविकसित देश हो, ये क्या करते हैं? ये हमेशा किस पे फोकस देते हैं? पूंजीगत वस्तुओं पे, न कि उपभोग वस्तु पे। इसलिए आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे ब्रांड हैं जैसे कार है, प्लस इसके बाद और सब बड़े ब्रांड हैं जो उपभोग वस्तुएं हैं, उस पर सरकार हमेशा जो क्या है सीमा शुल्क अधिक लगाती है, जबकि पूंजीगत वस्तुओं पे सीमा शुल्क कम रखती है, ताकि वो आए। और जब पूंजीगत वस्तुएं आती हैं तो क्या करती हैं? वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देती हैं, पैसा लोगों को मिलता है, तो लोगों की क्या चीज़, व्यवस्था अच्छी चलती है। इसीलिए सरकार हमेशा पूंजीगत वस्तुओं पे ज़्यादा फोकस करती है। तो यहाँ पे फिर लिखा है एक्सप्लेनिंग हेल्थ स्पेंडिंग, मतलब जो इन्होंने हेल्थ सेक्टर में जो खर्च किया है उसको राइटर ने यहाँ एक्सप्लेन किया है। स्वास्थ्य कल्याण एवं परिवार विभाग के लिए 2020 में 65,000 करोड़ रुपए दिया गया, जबकि 2021 में 71,269 करोड़ रुपए दिया गया, जो 9.6% तक बढ़ा है। मतलब जो ये 2,23,846 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया है, तो उसका राइटर ने बताया है कि इसमें से इन्होंने कितना स्वास्थ्य कल्याण एवं परिवार विभाग के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिया है। पिछली बार दिया था, इस बार इन्होंने 71,269 करोड़ रुपए दिया है, जो कि पिछली बार का 10% लगभग अधिक है। बजट भाषण के अंतर्गत जल जीवन मिशन को भी सम्मिलित किया गया, जिसका लक्ष्य प्रत्येक घर नल से जल है, जो कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके लिए बजट में 10,905 करोड़ रुपए जोड़े गए, जो कि इसे 2021-22 में 5,000 तक पहुंचा देता है। मतलब देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि हेल्थ सेक्टर में वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ दिए इन्होंने, जल जीवन मिशन को भी उसी के अंतर्गत जोड़ दिया, जो अभी आपका 50,000 करोड़ हो गया, एक लगभग 85,000 करोड़ यही हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने और सब जो एक्सपेंडिचर है वो जोड़ जोड़ के इन्होंने बताया कि हमने इसको 137% बढ़ा दिया है, लेकिन आपको सीधे जो परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है उसमें कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर देने चाहिए थे। और दूसरी बात, उस बजट का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं जो है वो पहुंच सकें। इन्होंने 2 मोबाइल अस्पताल भी खोले, प्लस और सब शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको इस समय हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहिए था और लोगों की
जो जीवन निर्वहन क्षमता जो रोजगार है उसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था। 50,000 करोड़ रुपए सेस के लिए लगाए, जो कि केंद्र सरकार के सड़क एवं आधारभूत संरचना के लिए तैयार किया गया। स्वच्छ पानी सबके लिए आवश्यक है, किंतु उसे कोर स्वास्थ्य सुविधाओं में नहीं जोड़ा जा सकता है। मतलब जो इन्होंने जोड़ दिया स्वच्छ पानी सबके, मतलब स्वच्छ पानी तो है ही, आपने सतत विकास लक्ष्य पढ़े होंगे, उसमें 17 गोल हैं, तो उसमें आपको पानी और फिर इसके स्वच्छ पानी, स्वस्थ अच्छा स्वास्थ्य, और फिर इसके बाद गरीबी को मिटाना, अच्छी एजुकेशन, प्लस इसके बाद यही सब है उसमें जो हैं। तो वहाँ पे क्या है कि स्वच्छ पानी तो लोगों को बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होता है, इससे बहुत फ़ायदे हैं कि लोगों को बीमारियां नहीं लगती हैं, आर्थिक फ़ायदा भी है, फिर इसके बाद आपको कई तरह के इससे फ़ायदे हैं। प्लस आपको ये देखना चाहिए कि इसको अलग से रखना चाहिए, जल जीवन मिशन को हेल्थ सेक्टर में इसे जोड़ना इस समय, ये समय की डिमांड जो है वो नहीं है इस समय। फिर देखते हैं विशफुल थिंकिंग जो राइटर की है। बजट भाषण में वर्णित अवसंरचनात्मक बढ़ोतरी के लिए आवंटित की गई निधि शायद ही पर्याप्त लगती है। क्या सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचने से प्राप्त संसाधनों का प्रयोग करना सकारात्मक है? मतलब राइटर ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो आप विनिवेश कर रहे हो, जो यहाँ पे LIC को इन्होंने कल 74% तक FDI उसमें बोला कि आएगा, इसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो वो आएगा उसमें। तो क्या ये जो आप बेच रहे हो इससे कोई फ़ायदा है? अगर फ़ायदा है तो आप एक्सप्लेन करो, लोगों को बताओ, लेकिन बेचने से ही कुछ नहीं होगा। आप देखो, आप जब भी कोई काम करते हो, कोई मंत्रालय है अगर भारत का सरकार का कोई मंत्रालय, तो आपको वो आगे क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, लोगों को विश्वास में लेना चाहिए कि हाँ ये बात सही है, इस तरह से होना चाहिए। आप अगर ऐसे कोई चीज़ें वो करते हो तो वहाँ पे लोगों के बीच में क्या होता है, अविश्वास की भावना होती है, लोगों के मन में विश्वास नहीं होता है। तो आपको जब लोकतंत्र लेके चलना है तो आपको जनता के साथ और जनता के विश्वास के साथ चलना होगा। 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र में इक्विटी शेयर, रणनीतिक बिक्री, निजीकरण, विनिवेश से 1.7 लाख करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद है। विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के पास उपलब्ध भूमि के मुद्रीकरण को लेकर अधिक तनाव है। देखिए यहाँ पे जो कंपनी एक्ट है 2013 का, अभी सरकार सुधार कर रही है। हमारी ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस इंडेक्स है उसमें भी हम लगातार जो है ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप रैंक तो अपनी सुधार रहे हो, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके जो श्रमिक हैं उनका हक न मारा जाए। दूसरी बात, जो भी जहाँ पे आप भूमि अधिग्रहण करते हो वहाँ पे आप इस तरह से करो कि जो जिसकी भूमि है उसको नुकसान ना हो, प्लस उसके बाद वो राज्य जो सरकार है वो भी उससे सहमत हो। तो आपको लोकतंत्र लेके चलना है, संघ एवं राज्य की व्यवस्था लेके चलनी है, अंतिम व्यक्ति को लेके चलना है। तो आपको हर चीज़ पे फोकस देना चाहिए। आप अपनी रैंक बढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, हम आगे रैंक में बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पे लोगों के जो श्रमिक हैं उनके जो हक हैं वो न मारे जाए। जैसे अभी आपको साउथ इंडिया में देखा, एप्पल में जो पेमेंट नहीं दी जा रही थी, एप्पल जो कंपनी में जो लेबर थे जो परमानेंट बेसिस पे नहीं होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बवाल किया। तो इस तरह की घटनाएं देश में नहीं होनी चाहिए। इस महत्वाकांक्षी विनिवेश की आशंका को लेकर ये असफल हो चुके हैं। यह महामारी 2021-22 के बजट के साथ खड़ी नहीं दिखाई देती है। मतलब राइटर राष्ट्र में यही बोल रहे हैं कि जो बजट आपने बनाई ये महामारी के खिलाफ लड़ने में सहायक नहीं है। एक उदार कर व्यवस्था निजी पूंजी का समर्थन करती है। मतलब आपने जो कारपोरेट टैक्स जो छूट दी है, इंजेक्शन दिया, उसमें 1-2 साल से जो आप बढ़ा रहे हो बहुत उसको, तो वहाँ पे इनकी जो देखिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी निकल के, ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट, और भी रिपोर्ट हैं जो आर्थिक विकास के लिए, जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं और सब हैं, उनको आप देखना, उसको जरूर पढ़ना, क्योंकि ये सब मुद्दे बहुत चर्चा में है, असमानता, और जो रिपोर्ट इससे संबंधित है, असमानता जो इनइक्वालिटी को बताती हैं, तो उन रिपोर्ट का आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि UPSC हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। महामारी के कारण कुछ क्षेत्रों में खर्च बढ़ सकता है, लेकिन सरकार अपने पुराने समान ढर्रे पर टिकी हुई है। देखिए जो महामारी, अब सही बात है आपके घर में प्रॉब्लम है तो वहाँ पर खर्च तो बढ़ेगा ही, लेकिन वो खर्च कैसा होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। दूसरी बात, आपको उस समय जो पुराना ढर्रा है त्याग देना चाहिए कि हाँ पहले हमें अपने घर की जो स्वास्थ्य जो इस समय खतरा है महामारी से, उससे सही कर लें, फिर आगे जो काम है अपना करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टोटल आज का डिस्कशन। अगर आपको इसमें कुछ भी ना समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। प्लस इसके बाद अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।